ये बेटा, सर ये लॉन्ग किस तरह लिखना है? कौन से वाला बेटा लॉन्ग? यही सर, फर्स्ट लॉन्ग। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। सर। इसका आंसर बेटा इस तरह से लिखोगे कि हम किलोग्राम का यूनिट तब यूज करेंगे जब हम कंसीडर नहीं करना चाहते नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, पहली लाइन। यस दूसरी सर। लाइन ये यस लिखोगे, सर। व्हेन वी वांट टू कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन मोल इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जब ओके नंबर ऑफ सर। पार्टिकल्स कंसीडर करने हैं तो मोल, जब नहीं करने तो किलोग्राम। दूसरा डिफरेंस, किलोग्राम मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे यूज होता है। जो मोल है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल के ऊपर यूज होता है, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल। दूसरा डिफरेंस भी क्लियर। तीसरा एज अ नोट इसमें ऐड कर सकते हो, आप दुनिया का कोई भी सब्सटेंस लो, उसके 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, 6.0 टू एक्सपोनेंट 23। लेकिन अब जब डिफरेंट सब्सटेंसेस का 1 kg लोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है नॉट वाला, बाकी दो चीजें अपने लास्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.3 ये है, व्हाई इज द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस। अच्छा क्वेश्चन है कि हम बेस यूनिट ग्राम क्यों नहीं ले रहे, किलोग्राम क्यों ले रहे हैं। इसकी बेटा बेसिक रीजंस दो हैं। जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वो कन्वेंशन है। मैं इसका आंसर आपको बोर्ड पे बता भी देता हूँ, दो पॉइंट्स जो आपने मेंशन करने हैं। बेटा जो किलोग्राम का यूनिट है ना, ये ऐसा कन्वेंशन यूज हो रहा है। क्या बोलते हैं कन्वेंशन को? ये कन्वेंशनल यूनिट है, रवायती यूनिट है। ठीक है, क्यों कन्वेंशनल यूनिट है? ड्यू टू इट्स हिस्टोरिक बैकग्राउंड। इसको लिख भी देते हैं कन्वेंशनल यूनिट। किलोग्राम इज अ कन्वेंशनल यूनिट, और कन्वेंशनल यूनिट का मतलब है कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड। दूसरी रीजन, जो कुछ लोग ये भी इस चीज को समझते हैं, जो मेजरमेंट है किलोग्राम की, बेटा वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। आपको मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड बताए थे, उसमें दूसरा स्टैंडर्ड था असेसिबल, आपको याद है? ठीक है, तो इसको मेजर करना इजी भी है, असेसिबल भी है, कन्वीनियंट भी है, और इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा अचीव होती है एज कंपेयर्ड टू ग्राम। तो ये दो रीजन आपने बतानी है। एक तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड की वजह से किलोग्राम को प्रेफर कर रहे हैं, दूसरा किलोग्राम की मेजरमेंट असेसिबल है, और असेसिबिलिटी करेक्टरिस्टिक था किसका, एक आइडियल स्टैंडर्ड का, कन्वीनियंट था। तो किलोग्राम की निस्बत एक्यूरेसी किलोग्राम के अंदर हमें ज्यादा अचीव होती है, तो हम किलोग्राम को प्रीफर करते हैं। ठीक हो गया? जी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बेटा ये मैंने क्यों कहा था? ठीक है, सवाल वैसे, बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ। इस वजह से मैंने कहा कि जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डोनेट करते हो, जाहिर करते हो, डिनोट करते हो, तो वो भी इसी ओमेगा के साथ ही करते हो, और इसके यूनिट्स भी एग्जैक्टली क्या आएंगे, यही वाले यूनिट्स आएंगे। 2 पाई कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी वाले यूनिट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। अच्छा सवाल है ये। कहते हैं कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R। ये एक इक्वेशन हमने कंसीडर करनी है। इफ Q एंड R बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ MLT, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P? अच्छा, आगे भी देख लेते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन है P इक्वल Q प्लस R, और Q और R दोनों का डायमेंशन MLT है। अब एक चीज, रूल आपने याद रखना है, हम फिजिक्स में सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसने दिया P इक्वल Q प्लस R, तो मैं ये तभी इनको ऐड कर सकता हूँ जब इनकी डायमेंशन सेम है। अगर इनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो हम इनको कभी ऐड नहीं कर सकते। जिस तरह
हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है एस इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्केयर। तो बेटा ये टर्म इस टर्म में ऐड हुई है, या इसको इधर लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ये कब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? जब इन सब की डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, इक्वेशन होमोजेनस होती है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों को ऐड हम तब कर सकते थे जब इनकी डायमेंशंस क्या होती, सेम होती। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये इजी सी एग्जांपल, एस डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन एल। इस चीज का मतलब वी आई टी की डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी डायमेंशन भी लेंथ की आएंगी। हाफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या आएंगी, लेंथ वाली, निकाल के देख लें। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, साथ में टी कैंसल आउट हो गया, एल रह गया। तो हाफ की डायमेंशन है नहीं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू टाइम टी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, लेंथ की डायमेंशन। तो जब इस तरह इक्वेशन दी जाए ना, हमें सिर्फ एक बात लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म और डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। तो इसकी डायमेंशन है एम एल टी, इसकी भी डायमेंशन उसने कहा एम एल टी, तो मुझे इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसकी डायमेंशन भी क्या आएंगी, एम एल टी। और यूनिट्स आपने पहले ही सीख लिए हमें, टी के यूनिट्स क्या बनेंगे, मैस को रिप्रेजेंट करते हैं तो किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, ये उसके एसआई यूनिट्स, ये उसकी क्या आ गई, डायमेंशन। हाफ क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने ही हमें क्लियर कर दी। उसका अगला हिस्सा वो कहते हैं, इफ द डायमेंशंस ऑफ क्यू वर डिफरेंट फ्रॉम आर। पी इक्वल क्यू प्लस आर था, क्यू और आर की डायमेंशंस क्या हैं, डिफरेंट है। कुड वी डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ पी? बेटा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि क्यू और आर को हम ऐड ही तब कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो ये तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट इज वाई ये पॉसिबल नहीं होगा। सिंस द डायमेंशंस ऑफ क्यू आर डिफरेंट फ्रॉम आर, सो देयर रिजल्टेंट पी could not be obtained, could not be determined, तो उसकी डायमेंशन भी हम डिटरमिन नहीं कर सकते। उससे आगे जाते हैं। 1.10 क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। जी, अ क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल में आप प्लेन एंगल लिख लें जिसका यूनिट रेडियन होता है, डायमेंशन नहीं होती। सॉलिड एंगल लिख लें, डायमेंशनलेस होती है। आप स्ट्रेन लिख लें, डायमेंशनलेस होती है। आप एफिशिएंसी लिख लें, डायमेंशनलेस होती है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लें, डायमेंशनलेस है। तो ये डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। डायमेंशनलेस अ क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन इज कॉल्ड ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको इस तरह से टैकल कर लेना है। ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज इनटू देयर डायमेंशंस, ये तो आप लिख लेंगे। उनके बेनिफिट्स, अभी हमने एक बेनिफिट अभी सीखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, जिससे हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का बड़ा फायदा ये है कि हमें इक्वेशंस दुरुस्त हैं यानी ये पता चलता है। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन फाइंड करनी है, इस ये भी कर लेते हैं। टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अच्छा, मेरा एक सवाल है वैसे यहाँ पे, तो सवाल ये है, बेटा ये टी टेंशन है, इसको एफ भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, टेंशन इन स्ट्रिंग बोलते हैं, समटाइम्स इसको फोर्स के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बताएं इस पूरी साइड की डायमेंशन किस चीज के इक्वल होने चाहिए, ई मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम। अभी हमने पढ़ा लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम, तो इधर अगर वेलोसिटी पड़ी है तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन है इस साइड की डायमेंशन भी क्या होंगी, वही वाली होंगी। तो हमने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है, क्या ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है। देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस तो वेलोसिटी वाली आ गई, इनको तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे एल टी माइनस वन। इस तरफ की डायमेंशन चेक करते हैं। टेंशन एक्चुअली फोर्स है, इसकी डायमेंशन बन गई एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन और डिवाइडेड बाय मैस है तो मैस की डायमेंशन। इसकी पावर स्क्वायर रूट को खत्म करके 1/2 लिख लें। पहले इनको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू और होल पावर 1/2
2। अब पावर से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा L2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और T माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये बनेगा L T-1, जो कि हमने शुरू में कह दिया था कि डायमेंशन सेम है। तो ये जो इक्वेशन है V इक्वल F मल्टीप्लाई बाय L ओवर M या V इक्वल T मल्टीप्लाई बाय L ओवर M, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है और ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इसकी करेक्टनेस हमने चेक कर ली T क्रॉस L ओवर M। अब आपने एक इक्वेशन की करेक्टनेस मुझे चेक करके बतानी है। इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन 1.7, 1.6 और 1.7 दोनों में हमने डायमेंशंस की मदद से चेक करनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट भी है, वी एफ स्क्र माइनस वी स्क्र इक्वल टू एस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल एम सी स्क्र। चेक करनी है कि क्या ये दो इक्वेशन ठीक है या नहीं है। यही आज का आपका होमवर्क भी है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का इससे रेलिवेंट, क्योंकि आज लेक्चर हमारा लेंथी हो गया थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि सैटरडे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारा लेक्चर हो नहीं सका। तो इस वीक हमने कोशिश ये करनी है, मेरा टारगेट है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 खत्म करवाना है, ताकि जुलाई में हमारा जून के अंदर हमारा चैप्टर 1 डन हो, जुलाई में चैप्टर नंबर 2 और 3 को हम अच्छी तरह से देखेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो देखें, और अगर आप ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके मुझे भेज देंगे तो आप असाइनमेंट वर्क से बच जाएंगे। सर ये जो 1.7 वाला क्वेश्चन है आइंस्टाइन की इक्वेशन वाला, इसमें ई एनर्जी को डिनोट कर रहा है ना? ई एनर्जी है, एम मैस है, एंड सी अगेन वेलोसिटी है, बट स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी डायमेंशंस वेलोसिटी वाली है। चलें, इसी से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन ना मुझे अब एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा। ये एमटी कैट में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, x इज इक्वल टू एम सी स्क्र, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ x। तो हम जज कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी था, एक्चुअली हमें पता था, या इस साइड की डायमेंशन निकाल लो m, और वेलोसिटी मैं खुद करवा रहा हूँ, ये t-1 पावर 2, ये बनेगा m l स्क्र, और जब मल्टीप्लाई होगा तो t-2, सेम वही एनर्जी वाली डायमेंशन आ जाएगी जो कि हमने एनर्जी के लिए निकाली हुई है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको बहुत से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन नस्ट में आया था टेस्ट, वो एक इक्वेशन हम यूज करते हैं फिजिक्स में, वी टी इक्वल वी नॉट प्लस 0.61 टी। उसने ये पूछ लिया था नस्ट के अंदर, एनईटी के अंदर, इस 0.61 टी की डायमेंशन से उसने डायरेक्ट ये पूछा था। अब जब बच्चे ने ये पढ़ा होता है ना, तो उसको पता होता है कि वेलोसिटी एट टेम्परेचर टी, वेलोसिटी एट जीरो टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें वेलोसिटी हैं, तो फिर 0.61 टी इस पूरे के डायमेंशन पे क्या आएंगी, वेलोसिटी वाली आएंगी। इस तरह यूईटी के अंदर उसने टाइम पीरियड के हवाले से, पोर्शन वेव्स के हवाले से एमसीक्यू आता रहा है। उसमें तरीकाकार यही होता है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होती है, हमेशा सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, रो जी एच प्लस हाफ रो बी का स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, इस रो जी एच की डायमेंशन क्या है? आपको पता है पहले प्रेशर पड़ा हुआ है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना सर जो प्रेशर की डायमेंशन है रो जी एच की भी वही आएंगी। मैं आपसे कहता हूँ बेटा हाफ रो वी स्क्वायर की डायमेंशन बताओ, आप कहोगे सर ये अगर इक्वेशन करेक्ट है तो जो डायमेंशन प्रेशर की वही रो जी एच की, वही हाफ रो वी स्क्वायर की। तो इस तरह की चीजें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वो एमसीक्यूज जब मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला विद इन 2 डेज चैप्टर 1 के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर आप एमसीक्यूज भी वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। एंड कर दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर ये जो प्रूव करना है, जी जैसे ये आइंस्टाइन वाली इक्वेशन है, जब इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो फिर इनको जो mlt से किलोग्राम्स मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बेटा वो अगर पूछेगा इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखें, फिर लिखना होता है, अदरवाइज नहीं लिखना होता। ओके। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एफ इक्वल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में वो स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, बताएं इसकी डायमेंशंस क्या होंगी और इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स कैसे लिखेंगे। अगर तो वो पूछ ले इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो फिर आप क्या करोगे, आप बताओगे। ये आप जरा इसको प्रैक्टिस करें कुछ देर के लिए अभी, सारे बच्चे इसको देख लीजिएगा। मैं दो इक्वेशंस लिखता हूँ, ये दोनों आपने इसको कर लेनी है, ये क्योंकि मैंने अगले आर्टिकल्स में करवाना था। m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ
F इक्वल 6 पाई ईटा आर पी। मैसेज हैं और ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है। यहाँ पे आपने इस जी की डायमेंशंस और यूनिट्स लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। और यहाँ पे ये ईटा, इसको कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देते हैं। इसकी डायमेंशंस भी लिखनी है और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इसको कैसे लिखेंगे ये भी निकालना है। तो इसको जरा प्रैक्टिस करेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेक्चर एंड करते हैं, मुझे असाइनमेंट भेज दीजिएगा आप, तो मैं आपका क्रॉस चेक करता हूँ।